10% लोगों ने 90% बहुसंख्यक समाज के हक अधिकार को छीनने का काम किया, आरक्षण को खत्म करने का काम किया। आज वो लोग आर्थिक, सामाजिक, राजनीति और प्राइवेट सेक्टर में देश की संस्थानों पर, देश की राजनीति पर 90% कब्जा जमाए बैठे हैं, जबकि देश के 90% बहुसंख्यक समाज जो उनको हिस्सेदारी मिलनी है वो नहीं मिल पा रही है। इसीलिए व्यू द पीपल के नेतृत्व में 28 नवंबर को जातिगत जनगणना, जो बहुसंख्यक समाज की सभी बीमारियों की एक ऐसी दवाई है, अगर ये जनगणना हो जाती है तो सरकार पर दबाव बनेगा कि जो 10% लोग ही कब्जा जमाए बैठे हैं वो कैसे जमाए बैठे हैं, क्योंकि बहुसंख्यक समाज की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति बिल्कुल खराब है। तो कहीं ना कहीं हमारी सबसे पहली मांग है और सबसे बड़ी डिमांड है कि अब की बार जो जनगणना होने जा रही है वो जनगणना नहीं, वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी नहीं, देश में उन 10% जो मन्नूवादी लोग हैं उनकी जनगणना हमारे से पहले कराई जाए कि कैसे वो 90% कब्जा जमाए देश सामाजिक राजनीति पर बैठे हुए हैं। ये देश की जनता जानना चाहती है। तो हमारी सबसे बड़ी डिमांड है जातिगत जनगणना कराई जाए। दूसरा, अभी हमारे साथियों ने बताया 2014 से लेकर आज 24 आ चुका, लोकसभा के कई चुनाव हो चुके हैं, अनेकों विधानसभा राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। कहीं ना कहीं 14 से लेकर अब तक के जो बाबा साहब ने हमें संविधान में वोट डालने का हक दिलाया था, वो वोट की ताकत भी हमने छीन ली हमारे से। तो कहीं ना कहीं ये से बनी हुई सरकार है, ये हमारी वोट की ताकत से बनी हुई सरकार नहीं है। तो ये निष्पक्ष ईमानदारी से EVM से चुनाव नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमारी व्यू द पीपल के नेतृत्व में ये डिमांड है कि अब की बार जो भी चुनाव आया उस चुनाव को बैलेट पेपर से कराया जाए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो और जो देश के 140 करोड़ लोग ईमानदारी से वोट जिसको देते हैं वही सरकार चुनकर सत्ता में, विधानसभा में आए, ताकि वो सभी को साथ लेकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने का काम करे। इसके साथ साथ साथियों, ये तो प्रमुख मुद्दे हो गए। इसके साथ साथ आप आपने देखा होगा कि ओल्ड पेंशन का भी हमारे साथी बैठे हुए थे। ओल्ड पेंशन के साथ आप सोचिए कि आज जो राजनेता जो सरकार में बैठे हुए हैं, एक एक MLA, एक एक MP 6-6 पेंशन ले रहा, और जो देश की सरकार में 60 साल तक देश की सेवा करता है उसकी पेंशन भी छीनी जा रही है। चाहे वो अग्निवीर बनाकर छीनी जा रही है, चाहे वो हमारे सरकारी संस्थानों को गेल, बेल, रेल, हवाई अड्डा, बस अड्डा सबको प्राइवेट सेक्टर में लाकर, इसका एक सीधा सा मतलब जाता है कि कहीं ना कहीं ये वर्तमान में जो बहुसंख्यक समाज के खिलाफ जो सरकार बैठी हुई है, ये प्राइवेट सेक्टर करने का इसका एक ही रीजन है कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग जो 78 वर्षों में जो बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, IPS बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं, राजनेता में जा रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए। तो इसलिए वो प्राइवेट सेक्टर कर कर कहीं ना कहीं हमें जो है आरक्षण को छीनने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब के संविधान ने जो हमें हक दिलाया, संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी 28 नवंबर को जो दिल्ली के रामलीला मैदान में सामाजिक न्याय महाकुंभ होने जा रहा है, मैं खासकर देश के सभी सामाजिक संगठनों से, देश के सभी 90% बहुसंख्यक समाज के देशभक्तों से, डायमूल निवासियों से कहना चाहता हूं, बहुत हो चुका है। 78 वर्ष देश को आजाद हो चुके हैं। कहीं ना कहीं आज हम सब लोगों को बाबा साहब के पद चिन्हों पर, फूले के, मंडल के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा, उनकी तरह संघर्ष करना पड़ेगा और एकजुट होकर जिस दिन हम अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलेंगे, कोई ताकत नहीं जातिगत जनगणना होने से रोक दे और EVM हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव होने से रोक दे, संविधान को कोई हाथ लगा दे, कोई आपके आरक्षण को हाथ लगा दे। इसलिए आओ 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में सुबह 10 बजे से पहले पहुंचकर अपनी संख्या दिखाए और अपनी ताकत दिखाए और इस सरकार को झुकाकर बड़ा आंदोलन करना पड़े वो भी करेंगे, वोट की ताकत इनके खिलाफ करनी पड़े वो भी करेंगे और जातिगत जनगणना कराकर 90% लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीति और प्राइवेट सेक्टर में हिस्सेदारी दिलाकर दम लेंगे। इसलिए मैं सभी से आह्वान करता हूं आज चैनल के माध्यम से भारी संख्या में पहुंचकर
इस महाकुंभ को, सम्मेलन को कामयाब करें। या आपके आने वाली बच्चों को आज वर्तमान में जो हक अधिकार छिड़ा उसको रोकने के लिए, जो वर्तमान में अत्याचार अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाने के लिए ये महाकुंभ का आयोजन विद द पीपल के तमाम संगठनों के नेतृत्व में हो रहा है। इसलिए आपसे विनती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इसको कामयाब करें। बच्चों की, मासूम बच्चों की शिक्षा देके काबिल बनाना और बीमार आदमी का इलाज कराना, हेल्थ एंड एजुकेशन गवर्नमेंट और समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये बिल्कुल जायज़ बात है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण और ये है, दूसरी बात कि जो चुनाव हुए हैं, आज़ादी का सबसे बड़ा हमारा जो आउटपुट है वो वोट डाल के सरकार बनाने का है। लेकिन पिछले 8-10 सालों में हम ये देख रहे हैं कि लोगों के वोट से सरकार नहीं बन रही, बिना प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं। तो ये ईवीएम उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका में है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी उसमें बहुत खुलेआम बदमाशी में उतरी हुई है। इसके लिए हमें समाज को जागृत करना पड़ेगा और समाज को संगठित करके मत विभाजन को रोकना पड़ेगा। इसके लिए पिछले साल हमने चुनाव से पहले पब्लिक का एक घोषणा पत्र जारी किया था। मैं सभी लोगों से इसकी अपील करूंगा कि हम दोबारा से उसे निकाल रहे हैं कि जो जनता के मुद्दे हैं, विभिन्न सेक्शन हिंदुस्तान में है, जाति व्यवस्था इस देश में है, वर्ण व्यवस्था इस देश में है, विभिन्न किस्म के वर्ग यहाँ हैं, किसान हैं, नॉन किसान हैं, तो उन सब के मुद्दे शामिल करके छात्रों के, युवाओं के, महिलाओं के एक कॉमन मुद्दा एजेंडा बनाया जाए और उसमें मत विभाजन रोका जाए। इसके लिए मैं सभी लोगों से अपील करते रहता हूँ। 28 नवंबर के प्रोग्राम में हम लोग किसान संगठनों से सबसे अपील करेंगे कि वो इसमें शामिल हों और जो ये आंदोलन, जो जनता के आम मुद्दे हैं, उसको लेके लोगों में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। मत विभाजन को रोका जाए और जनता में बताया जाए कि उनके जो सरकार है वो कारपोरेट की सरकार है। कारपोरेट के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हैं, पब्लिक के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है। जहाँ तक शिक्षा का भी बताया इन्होंने, मैं भी पढ़ा हूँ सरकारी स्कूल में, 58-54 कुछ फीस जाती थी, मतलब कोई मायने ही नहीं था फीस का, और मैं अधिकारी बना पढ़ के। लेकिन अभी हमारे गांव में जो प्राइमरी स्कूल है जिसमें मैं पढ़ा और डॉक्टर होने गांव में बहुत सारे लोग और अधिकारी बने, उसी वहाँ भी स्कूल में 15-16 बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ही ख़राब स्थिति में है। और जो मजदूर हमारे गाँव में रहते हैं उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में जाने के लिए मजबूर हैं, जो कमाते हैं वो वहाँ दे आते हैं। रिजर्वेशन हम लोग को ऐसे गाली जैसे शब्द दिया जाता है, लेकिन रिजर्वेशन को हथकंडे कितने अपनाए गए हैं इन लोग के थ्रू, ये आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि SC ST OBC आज नहीं बोलने वाला हूं, आप लोग भी जान लीजिए। OBC अगर कोई बोले तो इनको टोक देना है। हमारा जो बाबा साहब ने दिया संविधान में, SC BC की बात किया है, सोशली और एजुकेशनल की बात किया है, बैकवर्ड क्लासेस की, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। OBC का कोई नहीं, ये वर्गीकरण का पार्ट है। और उसमें क्या क्या दिया है, SC BC और SC ST में भी, अभी SC ST में नहीं है वर्गीकरण, लेकिन SC BC में वर्गीकरण कर दिया गया है, जिसमें क्रीमी लेयर का मानदंड लगा दिया गया है, जो कि बहुत छोटा अमाउंट है, जो हर आदमी, हर बच्चा उस क्रीमी लेयर को एग्जम्प्ट नहीं करता। इसकी वजह से जो हमारी लड़ाई है, जो ताकतवर लोग, जो पूंजीपति चंद लोग हैं, 1%, बिहार की जाति जनगणना कहती है कि मात्र 1% के लोग जो कि सक्षम है SC BC के, और उनके ऊपर क्रीमी लेयर जैसे मानदंड को लगा दिया गया। हमारी न्यायपालिका में नगण्य है हम लोग कहीं केस मुकदमा नहीं कर सकते हैं, केस मुकदमा करते भी हैं तो हमारे तरफ जस्टिस नहीं आता। अब हमारे बच्चे के जो आरक्षण है, जिसमें या तो नियुक्ति है या तो बच्चे के हायर एजुकेशन है, 10th क्लास तक का कोई ऐसा प्रावधान है नहीं, लेकिन जो नियुक्ति और ये जो हमारे अपॉइंटमेंट में है उसमें कई हथकंडे हैं। एक उसमें भी रोस्टर प्रणाली दी गई है। रोस्टर SC BC के लिए ज़्यादा किया गया है और SC ST के लिए भी किया गया है। उसमें हम लोग 5वें 6ठे पे नंबर आता, कहाँ का न्याय है कि पहला, दूसरा, तीसरा अनरिजर्व कैटेगरी में चला जाता है और चौथा नंबर के हकदार हमें बनते हैं, जबकि 49.5% हमारा अगर है, हम बार बार कहते हैं इस चीज़ को कि 49.5% हम लोग का आरक्षण है, तो हमें 1/1 के रेशियो मिलना चाहिए, या हम कहें कि इसको बाइनरी रोस्टर में तब्दील करना चाहिए। 13/200 ये भी गलत है, इसको हम लोग खारिज करते हैं। हम लोग 1/1 रोस्टर की मांग करते हैं। दिल्ली में एक बहुत बड़ी चैलेंज है, 1993
शादी यहीं किया, बच्चे यहाँ पैदा किया, और जो बच्चा पैदा हुआ है वो बच्चे को भी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसके वजह से हमारे तमाम 90% के जो बच्चे हैं वो एजुकेशन में से वंचित हो जाते हैं, नियुक्तियां से वंचित हो जाते हैं। तो ऐसे मुद्दे को हम लोग खत्म करने का प्रयास किए हुए हैं। हमने जगह जगह चिट्ठियां लिखी है, जगह जगह हम लोग है जो कि और भी मेमोरेंडम देंगे। क्लास ए और बी के अंदर हमारे बच्चे पिछड़ते हैं। ए और बी में इंटरव्यू से बच्चे टॉपर जो होते हैं उनको भी रोक दिया जाता है, और उसकी वजह से हमारी प्रतिनिधित्व घटता है। और उसमें इन तमाम हथकंडे को लेकर के नोट फाउंड सुटेबल जैसे वर्ड को लाए हैं और उसको बैकडोर से भर देते हैं, अपने लोगों से भर देते हैं। लेटरल एंट्री का तो कुछ कहना ही नहीं है। आप लोग सब जानते हो कि लेटरल एंट्री के थ्रू कौन से जो लोग जाते हैं, IIM की सारी सीटें SC ST की नहीं, वो SC BC के भी बच्चे वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। और मैक्सिमम IIM की सीटें जो कि सबसे बड़ी बिजनेस मैनेजमेंट की कोर्सेस होती है उसमें खाली होता है। तो जब तक हम लोग एजुकेटिव हमारे बच्चे नहीं निकलेंगे, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात किया जाए, मिनिस्टर जो बनते हैं जिनकी सत्ता होती है उनको तो पहले ही नसबंदी कर दिए जाते हैं, उनके पास तो कोई राइट ही नहीं छोड़ते हैं। उसमें हमारे ऑलरेडी एक मंत्री महोदय दिल्ली सरकार से छोड़ करके और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको भी रोका गया। तो ये तमाम मुद्दे के लिए हम लोग आप सब से गुजारिश करूंगा कि पूरे देशवासियों को आह्वान करता हूं कि अपने हक अधिकार के साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आप रामलीला मैदान के अंदर एक दिन का समय दीजिए, जिससे आप लोग को हक अधिकार मिलने में सरल हो जाए। और इतना ही नहीं, सरकार इस बार डरी हुई है इस कार्यक्रम में। एक सूचना और भी देता हूं, हो सकता है कि 1-2 दिन पहले मुझे आप लोग को सूचना देना पड़े कि रामलीला मैदान में ना करके कहीं वेन्यू चेंज करना पड़े। जैसी सूचना आ रही है मैं बता देना चाह रहा हूं कि कल बताएंगे जो आज बता रहा हूं।